हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर प्लस। मेरा नाम है शिखर। आज हम अपनी नेक्स्ट क्रॉप बार्ली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बार्ले हमारी हार्डी नेचर की क्रॉप है। देखते हैं इसके बारे में। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो यह है हार्डियम वल्गेर। इसका क्रोमोजोम नंबर 2n=14 है। इसकी फैमिली पोएसी है। जो फैमिली हमारी व्हीट और पैडी की, वही सेम फैमिली हमारी बार्ले की भी होती है। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ये है साउथ ईस्ट एशिया। ये कौन कौन से कंडीशन में प्रेफर की जाती है उसको देखते हैं हम। प्रीफर्ड बाय फार्मर वेयर व्हीट कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू हार्डी नेचर। बार्ले वहाँ वहाँ प्रेफर किया जाता है जहाँ जहाँ पे हमारी व्हीट की कल्टीवेशन नहीं हो पाती, क्योंकि सॉइल की या फिर वहाँ की क्लाइमेट इस तरीके की नहीं होती है कि व्हीट क्रॉप हो, जबकि हमारी बार्ले हो जाती है। तो विथ स्टैंड इन ड्रॉट, सूखे इलाके में भी हमारी बार्ली की क्रॉप हो जाती है। सैलाइन सॉइल है, एल्कलाइन सॉइल है, तब भी बार्ले उसमें गुड परफॉर्म कर जाती है। बार्ले का जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 90% ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है। ये चपाती और सत्तू बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। माल्ट बार्ले अगर बात करें हम, माल्ट बार्ले का यूज माल्ट बनाने में, बियर, विस्की, इंडस्ट्रियल अल्कोहल या फिर विनेगर, सिरका बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ्रॉम बार्ले माल्ट से और भी कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि एनर्जी रिच ड्रिंक बनाई जाती है, लाइक बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स, ये सब इससे बनाए जाते हैं। अगर हम पर्ल बार्ले की बात करें, पर्ल बार्ले बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फ्रॉम द बार्ले इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बार्ले का मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है। कहाँ पे? हमारा यूनाइटेड स्टेट्स में, मतलब अमेरिका में। इसको क्या करते हैं? रिमूव द टू आउटर हल्स अलॉन्ग विथ ब्राउन लेयर। इसमें जो हल्स होती हैं बार्ले पे, अलॉन्ग विथ ब्राउन लेयर, इसको रिमूव कर दिया जाता है और इसको हमारा किडनी की बीमारी में इसको यूज करते हैं, खाने और पीने में। अगर हम बात करें लुगरी, लुगरी हमारा फेर्मेंटेड ड्रिंक है, डेवलप्ड फ्रॉम द हुललेस बार्ले। जो हमारा हुललेस बार्ले होता है उससे डेवलप किया जाता है। बार्ले हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है हुल्ड बार्ले एंड हुललेस बार्ले। हल मतलब कि एक में जो हमारा बार्ले है उसमें हमारा लेमा पेलिया जुड़ा रहेगा, वो निकलेगा नहीं, और दूसरे में निकल जाता है। कांट टॉलरेट फ्रॉस्ट, ये पाला नहीं सह सकता है, जबकि ड्रॉट अच्छे से टॉलरेट कर सकता है हमारा बार्ले क्रॉप। ये हमारा लॉन्ग डे प्लांट है बार्ले, और C3 प्लांट है। लीफ ऑफ बार्ले इज कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार्ले की लीफ को हम सीसल कहते हैं। इसके सीड को कैरप्सिस कहते हैं। व्हीट, इसी तरीके से व्हीट और पैडी के सीड को भी हम कैरप्सिस कहते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा, अगर इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस फ्लावरिंग पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्पाइक। माल्ट बार्ले हैज हाई परसेंट जर्मिनेशन एंड बिगरस ग्रोथ, 95% आर ओवर। जो हमारा माल्ट बार्ले है उसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है 95% होता है, जबकि हमारा व्हीट और नॉर्मल बार्ले की बात करें तो लगभग 85% ही इसमें जर्मिनेशन होता है। फॉरेज बार्ले फर्स्ट कटिंग इज डन इन 60 से 65 डे आफ्टर सोइंग। हम कभी कभी फॉरेज बार्ले चारा पर्पस के लिए यूज़ करते हैं बार्ले का। इसको हम
जो इसकी पहली कटिंग करते हैं वो 60 से 65 डे आफ्टर सोइंग करते हैं, क्योंकि इसमें एक तरीके से राइटोनिंग होती है, रीग्रोथ होती है इसमें इसमें रीग्रोथ होती है। अगर हम 60 से 65 दिन पे कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ईल्ड दोबारा भी ग्रोथ होकर मिल जाती है इसमें। किसकी ईल्ड मिलती है? फॉरेज की, ना कि ग्रेन की, फॉरेज के पर्पज से। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बार्ले कंटेंट्स, अगर हम बार्ले की कंटेंट की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट लगभग 70 से 75% प्रेजेंट होता है। प्रोटीन हमारा अच्छी खासी मात्रा में 11.5% के आसपास, लगभग व्हीट के बराबर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर फैट की बात करें, फैट 1.3% है। क्रूड फाइबर हमारा 4% है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बार्ले प्रोटीन जो है इसको हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं हॉर्डिन्स। इसी तरीके से हम राइस को ओराइजिन कहते हैं, उसी तरीके से ये हॉर्डिन है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें बार्ले के, इनको मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है हमारा हार्डियम वल्ग्योर, ये है 6 रो बार्ले, मोस्टली कल्टिवेटेड, सबसे ज़्यादा इसे कल्टिवेशन होता है। ऑल 3 स्पाइक्स आर फर्टाइल, सेंट्रल स्पाइक इज लार्ज इन साइज। जो स्पाइक्स होती हैं तीनों सभी की सभी फर्टाइल होती हैं। हमारा मान लीजिए हमारा ये रैचिस है, इसमें एक स्पाइक ये हुई, एक ये हुई और एक ये हुई, बीच में 3 इस तरीके से आपस में जुड़ी होती हैं। फिर 3 इस तरीके से यहाँ जुड़ी होंगी, 3 यहाँ जुड़ी होंगी, 3 यहाँ, इस तरीके से रैचिस में जुड़ी होती हैं। तो 3 की तीनों फर्टाइल होती हैं, बीच वाली लार्जर होती है। फिर हम बात करते हैं हार्डियम डिस्टिकॉन की, इसे कहते हैं हम 2 रो बार्ले। ओनली मिडिल स्पाइकलेट इज फर्टाइल, लेटरल आर इनफर्टाइल। इसमें क्या होता है कि हमारा जो मिडिल वाला है स्पाइकलेट, यही सिर्फ फर्टाइल होता है, इधर इधर का ऊपर नीचे फर्टाइल नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं हार्डियम इरेगुलर, ये इरेगुलर कंडीशन में होता है। सम स्पाइकलेट्स आर फर्टाइल ऑन इरेगुलर बेसिस। इसमें जो हमारा एक सेट में 3 स्पाइकलेट्स होते हैं, एक स्पाइक में हम कह सकते हैं 3 स्पाइकलेट्स होते हैं, इसमें से कोई भी एक फर्टाइल हो सकता है। इसी तरीके से इधर भी हमारा 3 का जो सेट होता है उसमें कोई एक फर्टाइल हो सकता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं रहती कि बीच वाला होगा या फिर ऊपर वाला होगा, इस तरीके से कुछ नहीं होता है, कोई भी फर्टाइल हो सकता है। इसलिए हम इसे कहते हैं हार्डियम इरेगुलर, मतलब कि इरेगुलर बार्ले। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसकी कुछ वैरायटीज देख लेते हैं। इनमें 2 तरीके की वैरायटीज हैं, एक है हस्कलेस, दूसरा का हुल्ड बार्ले। हुल्ड मतलब कि हमारा लेमा पेलिया उसके साथ जुड़ा रहता है, नहीं छूटता है, जबकि हस्कलेस में हमारा छूट जाता है, जैसे कि हमारा व्हीट में होता है। हस्कले प्रिफर्ड, अगर हम बात करें हस्कलेस की, करन 10-19 डिमांड फ्रॉम फार्मर्स। हस्कलेस बार्ले की डिमांड फार्मर्स में ज़्यादा है इसकी ग्रोइंग के लिए। अगर हम सूटेबल फॉर हिल की बात करें, हिली एरियाज़ के लिए, हिमानी डोलोमा हमारी फेमस वैरायटी है बार्ले की, बहुत बार पूछी जाती है डोलोमा किसकी वैरायटी है, तो ये हमारी बार्ले की वैरायटी। फिर कैलाश, ये हमारी 6 रो होल्ड बार्ले है। फिर सूटेड फॉर इरीगेटेड कंडीशन की अगर हम बात करें तो इरीगेटेड कंडीशन में हमारा करण 18-19 आ जाता है। ज्योति एंड रंजीत हमारा 6 रो बार्ले में चला जाता है। एंड एक फेमस वैरायटी और है क्लिपर, बहुत बार पूछी जाती है, क्लिपर हमारी किसकी वैरायटी है, तो ये भी हमारी बार्ले की वैरायटी है। ये 2 रो बार्ले है। 2 वैरायटीज़ फेमस हैं, एक है आपकी डोलोमा, बहुत बार पूछी जाती है, एक क्लिपर। फिर बात करते हैं सूटेड फॉर रेनफेड एरियाज। रेनफेड एरियाज में कौन कौन सी वैरायटी सूट करती हैं? आज़ाद, विजय एंड अमेरू। रत्ना, रत्ना हमारी जो है ये 6 रो बार्ले है।
फिर हम बात करते हैं डुअल पर्पस, फॉडर भी और ग्रेन भी, मतलब कि चारे के लिए भी और अनाज के लिए भी ग्रो की जाती है। करन 5, करन 10, रत्ना और करन 2 वैरायटीज़, इस तरह की वैरायटीज़ ग्रो की जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसके हम क्लाइमेट और सॉइल की बात करें तो बार्ली क्रॉप नीड कूल एंड ड्राई क्लाइमेट। ये इसकी जो क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, कूल और ड्राई क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होती है। एक तरीके से कह सकते हैं हम, ये कब होगा कूल और ड्राई? विंटर सीजन में। ये टॉलरेंट है सैलिनिटी और एल्कलिनिटी की, मतलब कि ग्रेटर देन 8 pH पे भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बट सेंसिटिव टू एसिडिटी, अगर हमारा pH 7 से नीचे आ रहा है तो उसके लिए सेंसिटिव है, उसमें विथस्टैंड नहीं करवाती, क्रॉप अच्छे से नहीं ग्रो हो सकती उसमें। अगर हम इसके सीड रेट और स्पेसिंग की बात करें, इरिगेटेड कंडीशन में 100 kg पर हेक्टेयर सीड रेट यूज़ किया जाता है, और जो स्पेसिंग है सेम एज व्हीट की स्पेसिंग 22.5 सेंटीमीटर, काफ़ी फेमस स्पेसिंग है 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। जैसी व्हीट की है वैसे हमारी बार्ले की भी है। फिर हम बात करते हैं रेनफेड कंडीशन की। रेनफेड कंडीशन में हम 80 से 100 kg पर हेक्टेयर यूज़ करते हैं। इसमें जो स्पेसिंग है 22.5 से 25 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू रेन, वहाँ पे कितनी वर्षा होती है उसके हिसाब से हम स्पेसिंग घटाते बढ़ाते हैं। फिर हम बात करें सैलाइन अल्कलाइन कंडीशन की, तो यहाँ पे हम सीड रेट थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं 100 से 120 kg, क्योंकि जर्मिनेशन कम हो सकता है सैलिनिटी और एल्कलिनिटी की वजह से। इसमें भी स्पेसिंग हम 22.5 सेंटीमीटर की लेते हैं। अगर हम बात करें डेप्थ ऑफ सोइंग की, मतलब कि कितने नीचे हम बीज को डालें तो अच्छे जर्मिनेशन होता है, ये जनरल जो है 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, जबकि रेनफेड कंडीशन में 6 से 8 सेंटीमीटर होता है। 6 से 8 सेंटीमीटर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर की डिफिशियंसी हो सकती है, पता लगा रेन ना हो, मॉइस्चर डिफिशियंसी हो जाए, तो जब रूट नीचे तक गई होती हैं तो आराम से मॉइस्चर मिलता रहता है बाद तक भी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बात करें इसके सीजन की, तो रेनफेड में हम 25 अक्टूबर से 10 नवंबर में इसको ग्रो कर सकते हैं। इरीगेटेड में हाफ फोर्थ नवंबर में, हाफ फोर्थ नाइट तो पहरा पकड़ा रहा, तीसरे चौथे दिन से हम नवंबर में ग्रो कर सकते हैं। हिली जोन एज समर क्रॉप, इसको हम अप्रैल मई में ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इसके टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट की बात करें तो नॉर्मल ग्रोथ स्टेज में जो इसकी टेम्परेचर चाहिए होती है 12 से 18 डिग्री सेल्सियस, लगभग हीट के बराबर ही होती है। ठीक है, मेजोरिटी में इसमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है इसको पकने के लिए, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। इसकी जो वेजिटेटिव फेज होती है, अगर उस पर ग्रोथ रिड्यूस टेम्परेचर अबव 24 डिग्री सेल्सियस, वेजिटेटिव फेज में अगर 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो हमारा इसका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा या धीमा हो जाएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बात करें इसके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, तो जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है इरिगेटेड कंडीशन की 60-30-20 NPK, ठीक है, 60 kg 30 kg 20 kg, इस तरीके से NPK, मतलब कि 60 N 30 P और 20 K। इसी तरीके से रेनफेड की बात करें, रेनफेड में तो 40-20-20 में ही काम चल जाता है, और माल्ट बार्ले में हम 30-20-20 NPK यूज़ करते हैं। माल्ट बार्ले में इसलिए हम नाइट्रोजन का बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें उसमें माल्ट का कंटेंट ज़्यादा देखना होता है। अगर हम यूरिया कर उसमें ज़्यादा डालेंगे तो प्लांट की हाइट बढ़ेगी और उसमें जो माल्ट का कंसनट्रेशन है वो कम होता चला जाएगा। FIM की बात करें तो 12.5 टन पर हेक्टेयर, मतलब कि 12.5 टन पर हेक्टेयर FIM हम यूज़ कर सकते हैं 15 से 20 दिन पहले सोइंग के, इसमें डाल के हम उसको जुताई कर देते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बात करें अपने वाटर मैनेजमेंट की, तो वाटर मैनेजमेंट में इसको कोई खास बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम नंबर ऑफ़ इरीगेशन के हिसाब से देखें, अगर एक ही इरीगेशन है
तो वो हम देंगे हम 30 से 35 दिन में CRI स्टेज पे। जो हमारी व्हीट होती है उसमें CRI स्टेज पहले आ जाती है 21 दिन पे, 21 से 25 दिन पे आ जाती है, जबकि बारले में हम 30 से 35 दिन पे CRI में इसको पानी देंगे। ये हमारा क्राउन रूट इनिशिएशन CRI मतलब। अगर 2 इरीगेशन है तो हम पहला CRI पे दे देंगे 30 से 35 दिन पे, और दूसरा पेनिकल के इमरजेंस पे देंगे 65 से 70 दिन पे। अगर 3 इरीगेशन की अवेलेबिलिटी है तो हम पहला CRI पे देंगे 30 से 35, दूसरा 60 से 65 पे पेनिकल इमरजेंस पे, फिर 90 से 95 पे लास्ट इरीगेशन दे देंगे ग्रेन फार्मेशन के लिए। तो हमारी यील्ड बहुत अच्छी आती है। अगर हम इसकी क्रिटिकल स्टेजेस की बात करें बारले की, तो हमारा CRI है और पेनिकल इमरजेंस है, ये हमारी क्रिटिकल स्टेजेस हैं। क्रिटिकल स्टेज मतलब कि अगर इस स्टेज पे पानी नहीं दिया जा रहा है क्रॉप को, तो जो यील्ड है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। अपनी हम लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम हार्वेस्ट और स्टोरेज की बात करें तो 20 से 25% मॉइस्चर होना चाहिए क्रॉप में हार्वेस्ट के टाइम पे, और जो ग्रेन का मॉइस्चर होना चाहिए इसके स्टोरेज के लिए 10 से 12% होना चाहिए। व्हीट में हमने पढ़ा होगा 14%, 12 से 14%, जबकि बार्ली में थोड़ा कम मॉइस्चर होना चाहिए, 1-2%, 10 से 12%। ठीक, फिर हम इसके यील्ड की बात करें तो 3 से 3.5 टन पर हेक्टेयर इसमें ग्रेन मिल जाता है। और स्ट्रा की बात करें तो 4 से 5 टन पर हेक्टेयर इसमें स्ट्रा मिल जाता है।